नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। स्वागत है आपका, अभिनंदन है फिर से एक बार लेट्स क्रैक टीईटी पर। मैं आपको प्रतिदिन यहां पर दे रहा हूं इतिहास की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको इतिहास के स्रोत से लेकर के चला था और जिसमें मैंने आपको कराया था, आपको उसमें कराया गया ब्राह्मण साहित्य और उसके बाद में उत्खनन और उसके बाद में विदेशी विवरण। सारी जानकारियां मैं आपको क्रमबद्ध देता आ रहा हूं। सारे टॉपिक मैंने आपको दे दिए हैं और कल की क्लास में आपने देखा था, आपने उसमें जैन धर्म क्या, बौद्ध धर्म क्या और उससे पहले वाली जो क्लास थी आपका विदेशी विवरण क्या, ये सब क्लासें मैंने आपको पहले भी करा दी हैं। तो दोस्तों आज आगे बढ़ते हुए चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो दे रहा हूँ, कल मैंने कराया था आपको सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता से आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता आपको मिलती है। और वैदिक सभ्यता का संबंध आप देखेंगे कहाँ कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या, जिसमें हम आपको देखने बताने वाले हैं क्या क्या होगा। चलिएगा, विस्तृत जानकारी के साथ में मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। चलिएगा, स्वागत है, अभिनंदन, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपका यहाँ पर आज वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, इसका समय कब से कब तक रहा है। मैंने आपको बताया था मित्रों यहाँ पर कि जो आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना है, वह सभ्यता आपकी बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मानना है। किसी ने कहा है 350 ईसा पूर्व से लेकर के 1350 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही है, यानी कि ईसा से 3350 ईसा पूर्व से लेकर के 1350 ईसा पूर्व तक का समय माना गया। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि यह सभ्यता जो है ईसा से 8000 वर्ष पुरानी रही है, यानी कि ईसा मसीह आप लगा सकते हैं अब से 2000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, और उससे भी आपकी 8000 साल पहले की सभ्यता रही है। अगर आप देखते हैं गेहूं के साक्ष्य देखते हैं, चावल के साक्ष्य देखते हैं, तो आप यह पाते हैं कि यह उस समय के ही जो है खाद्यान्न फसलों में रखे गए थे। तो दोस्तों यहां पर आपने जो देखा वो बहुत सारी बातें आपको मिली और तथ्यों के आधार पर यहां पर क्या। लेकिन अब जो मैं आपको यहां पर वैदिक सभ्यता आपको कराने जा रहा हूं, ये आपका जो है ब्राह्मण साहित्य में पूरा इसका मिलता है, आपको विवरण मिलता है। और अब हम वहां पर हमें अनुमान के आधार पर पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर धरातल से निकाली गई वस्तुएं थी जिनको हमने अनुमान के आधार पर और अध्ययन के आधार पर किया है। लेकिन यहां पर जो आप देखते हैं सब लिखा रखा है और उससे आपको यहां पर जानकारियां मिलती हैं। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहां पर वैदिक सभ्यता से और यहां पर जुड़ जाते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्लास आपकी प्रतिदिन 8:15 पर आती है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे आपका वैदिक सभ्यता। अब ये वैदिक सभ्यता का जो समय है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का समय है, और यह आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के इसकी शुरुआत होते ही इसका आरंभ होता है, और यह आते आते आपका 2 से 3 भागों में बांट दिया जाता है। चलिएगा, आज सारी विषय पर चर्चा करेंगे कि यहां पर किस तरह की सभ्यता थी, किस तरह का खान पान था, किस तरह की यहां पर कल्चर थी। सब विषय पर हम यहां पर विस्तृत जानकारी यहां पर लेने वाले हैं और करने वाले हैं। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर यह देखिएगा, यह जो सभ्यता है आर्यों की दी हुई सभ्यता है। आर्यों को माना जाता है कि वह मध्य एशिया से आए थे, और वह बाहर ही नहीं अपितु और देशों में भी गए, यानी कि यूनान में भी देखा जाता है, अदर कंट्री में भी देखा गया, क्योंकि वहां पर भी जो आप यहां पर देखते हैं ये सभी जानकारी बहुत सारे उस तरफ के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है वो भारत के अंदर रहा है। तो यहां पर वैदिक सभ्यता आपकी शुरू होती है, और वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में। अब यहां पर देखेंगे इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, अगर देखा जाए इन तथ्यों को हम लेकर के चलते हैं, अगर जानकारी की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हमें मिलता है तो ऋग्वेद से मिलता है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया या आर्यों द्वारा लिखा गया सबसे पहला जो ग्रंथ है वो रहा है यहाँ पर ऋग्वेद रहा है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, बहुत सारी बातें जितनी भी आपको यहाँ पर मिलती हैं कि कहां पर गंगा का उल्लेख कितना मिलता है, सरस्वती का कितना मिलता है, या सिंधु का कितना उल्लेख मिलता है, किस देवता को क्या माना गया है, किसको कितनी आहुतियां दी गई हैं, और यहां पर किसको क्या माना गया, ये सभी जो आप पाएंगे वो ऋग्वेद के अंदर आपको देखने के लिए दोस्तों यहां पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, और ये लीजिएगा, वैदिक काल को ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। देखिएगा, वैदिक काल जो है आपका, इसे क्या कहा जाता है, आपका ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेदिक काल जो आपका है वो पूर्व
वैदिक काल, यानी कि पूर्व वैदिक काल के समय की बात है कि उस समय में ऋग्वेद का समय चल रहा था, जिस समय ऋग्वेद का सर्जन हुआ और जिस सभ्यता के आधार पर हुआ उसका उल्लेख यहां पर आपको मिला। इसके बाद में यह जो आपको देखते हैं यहां पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहलाया। कब से कब तक आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक यह आपका उत्तर वैदिक काल कहलाया। 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है आपका उत्तर वैदिक काल को, यानी कि पूर्व वैदिक काल आपका जो रहा है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना गया। 500 वर्षों का जो काल रहा उसे क्या कहा, पूर्व वैदिक काल कहा गया। लेकिन जो आपका 1000 से लेकर के 600 ईस्वी तक माना गया उसे आपका उत्तर वैदिक काल कहा गया। एक तरफ पूर्वी काल रहा और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल रहा, यानी कि दो भागों में यहां पर बांट दिया गया। इसके बाद वैदिक काल या वैदिक समय 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीपों के इतिहास में अवधि है आपका। अब ये जो आपका देखते हैं कहां से कहां तक आपको मिलता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाली एक दूसरी शहरीकरण के बीच की उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीपों के इतिहास में अवधि मिलती है इसका, यानी कि उस बीच का समय होता है और उसके मध्य यह देखने को भी मिलता है। ठीक है, वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य ग्रंथों की रचना भी 4 से 500 ईसा पूर्व काल में हुई थी, जहां पर वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर जो वेदांग है, ये मैं आपको पहली क्लासों में बता चुका हूं। वेदांग जो है आपका वो वेदों, उपनिषदों, पुराणों, काव्य, महाकाव्य और आपका जो देखते हैं अरणायक, ब्राह्मण शास्त्र, उन सबको पढ़ने में सहायक बनाता है, सरल बनाता है। आपको कहा जाए तो यह एक प्रकार का वेदों को पढ़ने का व्याकरण माना गया है। ठीक है, जिस तरह से आप हिंदी को पढ़ते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं और आप इंग्लिश में जाकर ग्रामर को पढ़ते हैं, वैसे ही इनको पढ़ने के लिए सरल बनाने के लिए जो आप देखते हैं तो वहां पर आपका वेदांग होता है। ठीक है, अंतर रामायण, महाभारत और पुराणों की यहां पर पुराणों की रचना हुई है, जो इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माना गया है आपका। और इसी बीच में आकर के रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों की यहां पर जो है सर्जन किया गया या रचना की गई है, और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटाने को जो मिलती है हमें इन सब से मिलती है। अंतर चार्वाक, तांत्रिकों, बौद्धों और जैन धर्म का उदय भी हुआ, और इसी बीच में आकर यहाँ पर जैनों का, बौद्धों का और इन सभी का यहाँ पर आकर के उदय हुआ। यह वही समय था जिस समय उत्तर वैदिक काल यहाँ पर चल रहा था। सॉरी, इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था, यानी कि जब आर्य मध्य एशिया से चलकर आए तो वह उत्तरी भारत में रहे और उत्तरी भारत को ही उनका केंद्र माना गया। यानी कि आप देख सकते हैं गुजरात और आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, और उससे आप इधर देख सकते हैं जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा, ये सारा जो क्षेत्र रहा लेकर के आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक, ये इस तरफ जो आप देखते हैं यह पाते हैं कि यह सारा वैदिक क्षेत्र रहा, यानी कि यहां पर उन लोगों ने आकर के अपना आधिपत्य जमाया था। इसी के साथ में इस काल में उत्तरी भारत, आधुनिक पाकिस्तान, अब देखिएगा यह जो क्षेत्र है उत्तरी भारत को आप जो यहां पर देखते हैं कहां से कहां तक आपको मिलता है, तो यहां पर आप पाएंगे दोस्तों यहां पर आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल समेत कई महाजनपदों में बांटा था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है। अभी देखेगा यहां पर आप देखेंगे आधुनिक पाकिस्तान है आपका, बांग्लादेश है, नेपाल समेत कई महाजनपदों में बांटा था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है। अब ये देखेगा यहां पर जो साक्ष्य बताते हैं, ये कहा गया जो यहां पर आर्य आए हुए हैं, जो ब्राह्मण समुदाय है वो आपका मध्य एशिया से आया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहां पर, और ये लीजिएगा अगली जानकारी के साथ में नाम और देश काल, यानी कि कैसे कैसे नाम पड़ा और कैसे कैसे इसे काल में विभाजन किया गया, समय में विभाजन किया गया। ठीक है, वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अब इस समय को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय की जितनी जानकारी आपको मिलती है वो वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया, या वेदों वाली सभ्यता कहा गया, या वेदों के समय वाली सभ्यता कहा गया। ठीक है,
स्रोत है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद है आपका, सामवेद है आपका, अथर्ववेद है आपका और यहां पर यजुर्वेद है। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सावित्री सूर्य को समर्पित हैं। अब देखेगा यहां पर इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले की गई है और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलता है जिसको आपने सुना भी होगा, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवी धीमहि, इस तरह से आपने इस मंत्र को सुना होगा। तो यह आपका गायत्री मंत्र है और यह सविता यानी कि आपका सूर्य को समर्पित है। लेकिन लोग इसे पता नहीं कहां कहां पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि यह पूर्णतः किसको समर्पित है? आपका सूर्य को समर्पित है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपको मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में ऋग्वेद के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, यहां पर जानकारी जुटाएंगे तो यहां पर आप क्या पाएंगे? ये लीजिएगा, ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एक मत नहीं है। सबसे पहले मैक्सवेलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसने बौद्ध धर्म 550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 वर्षों का समय दिया है आपका। देखेंगे यहां पर कितनी बड़ी बात है। उसने यहां पर आप देखेंगे मैक्स मूलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया, यानी कि उसने अपने मनमाने ढंग से बताया कि इनके समय में या इनके बीच में इतना इतना अंतराल रखा है और उसने 200 वर्षों के अंतराल पर इन वेदों की यहां पर रचना के बारे में बताया है। और इस तरह ऋग्वेद के रचना काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से उसके आंकलन का कोई आधार नहीं था, क्योंकि यह एक आंकड़ों पर आधारित था और यहां पर जो है आंकड़ों पर माना गया, ना कि इसमें सत्यता छिपी हुई है, केवल और केवल अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ जाएंगे यहां पर। इसी के साथ में आपका यहां पर उत्तर वैदिक काल है आपका। देखिएगा आपका उत्तर वैदिक काल रहा है यहां पर, और इसकी हम बात करेंगे। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का अर्थ है जब वहां पर ऋग्वेद की रचना हुई है, ऋग्वेद से हमको ज्यादा जानकारियां मिलती हैं तो हम उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं और उसे उत्तर काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था जिसमें कर्म कांड गौण थे, यानी कि यहां पर जो ऋग्वैदिक काल है ये आर्यों के बारे में आने का बताता है, उनके आगमन की बात करता है, उनके कर्म कांड की बात करता है, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की बात करता है, सभ्यता और संस्कृति की बात करता है। आपको वहां पर उनके जीवन पर आधारित सारी बातों को आपको बताने का और दर्शाने का कार्य करता है। इसके बाद में है यहां पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म के कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां पर और कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए हैं और उन्होंने काफी विस्तार कर लिया था और यहां पर लोग कुछ ज्यादा ही कर्मकांडों में लुप्त होने लगे थे। ठीक है, लिप्त होने लगे थे, लुप्त नहीं होते, लिप्त हुए थे। आगे बढ़ जाएंगे यहां पर। ऋग्वैदिक काल आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का माना गया है, यानी कि 500 वर्ष का यह समय माना गया। ठीक है, इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है उतनी ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी। अब देखेगा ये जो तिथि है आपका, यह स्थिति है आपका इस समय की 1500 से लेकर के 1000 साल तक का जो ये समय बताया गया है, ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, ये अनुमान पर ही आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है। जिस तरह से यहाँ पर आंकड़ों पर आधारित है और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए वेदों को पढ़ने के बाद में जो जानकारी यहां से मिलती है वो इतना सटीक नहीं होती हैं जितना यहां पर होनी चाहिए। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक के केवल इसी ग्रंथ की रचना हुई थी। मैक्सवेलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है आपका। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब देखेगा यहां पर ये सबसे बड़ी बात आपका ये है, भारत की भाषा की अगर बात की जाए तो यहां पर पाली बोली गई है, अवधी बोली गई है, यहां पर प्राकृत भाषाएं बोली गई, लेकिन जो संस्कृत भाषा है ये भारत की भाषा नहीं बल्कि आर्यों की भाषा है जो आर्यों के साथ चल करके भारत आई है। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्राचीन मानी गई है, तो अब यह किसकी हो गई है? यहां पर यह भारत की ही भाषा मान ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैक्सवेलर ने जब अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होता बताया तथा लेखारंभ देखे, उसके समकालीन विद्वान W.D. हिंटनी ने इसकी आलोचना की थी। उसके बाद मैक्सवेलर ने स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी या 1500 ईसा पूर्व में या 2000 से 3000 ईसा पूर्व में हुई है। यहां पर वेदों की बात की जाए तो 8000 वर्ष ईसा पूर्व से पुराने भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत का जो समय है वो 5000
वर्ष पुराना लगभग माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्स वेलर ने इन बातों को अपने मनमाने ढंग से बताने का प्रयास किया है और उसने बाद में माना कि यहाँ पर जो है ये अनुमान ही मात्र था, ना कि सटीक जानकारी थी, और यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो यह बता सके कि जो है कि मंत्रों का जो ये सर्जन हुआ ये कब और किस समय में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आर्य एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान, यानी कि मैंने आपको बताया था जो आर्य आए हैं आपके भारत तो आए ही आए थे, वो कहां कहां गए आपके, इसके अतिरिक्त ईरान में गए हैं, फारस में गए हैं और यूरोप की तरफ भी गए। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, यहाँ का ग्रंथ है आपका ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की शक्तियां ऋग्वेद से मिलती जुलती दिखाई जाती हैं, यानी कि उन प्राचीन ग्रंथों में जो बताया गया है कहीं ना कहीं वहां पर आप देखते हैं वहां पर ऋग्वेद की जानकारी वहां से मिलती है या उसके जैसा दिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व तक आता है, लेकिन बोगाज कोई एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में हिंदू देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य इत्यादि को देखते हुए इसका काल और पीछे माना जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मित्रावरुण है आपका, नास्त्य है इत्यादि को देखते हुए इसका काल और पीछे माना जा सकता है। तो यहां पर आप देखते हैं 1500 से लेकर के आप काफी पीछे तक जा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि यहां पर यह जो काल है काफी पीछे का समय रहा है। तो यहां पर सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इन वेदों को पढ़ने के बाद में यह जरूर मिलता है कि ये कब के लिखे गए हैं, क्योंकि यहां पर कालक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या बनी रही है, क्योंकि कालक्रम के बारे में यहां पर पता नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर प्रशासन की बात करेंगे। यहां पर जो प्रशासन है, शासन और प्रशासन है, उस समय का प्रशासन कैसा हुआ करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में, एक घर में, एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे और परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था। यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि वैदिक काल में जो है घर के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो यहां पर कुलूप कहा जाता था। सॉरी, परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था और विश्वों का संगठन जन कहलाता था। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। अब यहां पर देखिएगा, कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व का प्रधान विश्वपति कहते थे। तो यहां पर इस तरह का प्रशासन व्यवस्था यहां पर रही है। और इसके आगे बढ़ते हैं, जन का शासक राजन, राजा तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफी सशक्त अवस्था में थी। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। यहाँ पर इस सुरक्षा का व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक कार्यों की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन्हें सभा और समिति कहा गया है, जबकि सभा और समिति को यहाँ पर प्रजापति की पुत्री भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि जो वहां पर लोग दान दिया करते थे उसे बलि कहा जाता था, जो राजा को दी जाती थी शासन प्रशासन चलाने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, सभा की बात करते हैं। यहाँ पर जो सभा है और समिति में क्या अंतर है, सभा में किन लोगों को बैठना पड़ता था और समिति में किन को बैठना पड़ता था, यानी समिति में किन को रखा जाता था और सभा में किसको रखा जाता था। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, सभा इसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है, यानी कि इसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है। यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी कि यहां पर जितने भी हैं परिपक्व लोग बैठा करते थे, हुआ करते थे, यानी कि यहां पर उन विद्वानों को रखा जाता था जो श्रेष्ठ हुआ करते थे और यहां पर किसी भी बात के तथ्य या किन्हीं भी बात का जो निर्णय लिया करते थे वो यहां पर आकर के जो है आपका कौन है, विद्वान और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही लिया जाता था। सभा के सदस्यों को सभ्य अथवा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। तो यहां पर जो अध्यक्ष बनता था वो कौन होता था, यहां पर सभापति हुआ करता था। सभा के सदस्यों को पितृ कहा जाता था, जिसमें पता लगता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। यहाँ पर तो यहाँ पर ये कैसे लोग रहे हैं, आपका अनुभवी रहे हैं, आपके बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे और ये आपके सामने हैं।
आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में समिति की बात करें, यानी कि सभा जो आपसे बताई गई उसमें क्या है, अनुभवी और विद्वान लोगों को बैठाया गया, जबकि समिति इससे थोड़ा सा हटके है। इसमें बात करते हैं समिति आम जनमानस की संस्था थी, यानी कि आम जनमानस यहां पर बैठते थे और अपनी यहां पर चर्चा क्या करते थे। ठीक है, इसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी, यानी कि यहां पर सबकी वैल्यू बराबर है। जैसे आपने कभी देखा होगा ग्रामों में पंचायत लगाई जाती हैं, जो पंचायत लगाई जाती हैं वो समिति के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी और उसमें आकर रक नामक गान क्या करती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जनसभा थी, उसे वित्त कहा जाता था। ठीक है, यानी कि अब इसमें देखेगा दोनों में अगर देखा जाए सभा और समिति में क्या अंतर है। सभा में बैठने वाले लोग विद्वान और प्रतिष्ठित और जो है आपके अनुभवी हुआ करते थे, जबकि यहाँ पर समिति में यहाँ पर सब जनमानस बैठा करते थे, या यूं कहिएगा यहाँ पर सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठा करते थे और चर्चा क्या करते थे। जिस तरह से गाँव में शहरों में पंचायत लगाए जाते हैं, ठीक वैसा यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो समिति और सभा में यह अंतर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर धर्म की बात करते हैं। धर्म में इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यह विकसित नगर निर्माण योजना हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। अब यहां पर देखेगा, आपको मैंने बताया यहां पर जैसे हड़प्पा सभ्यता में आपने क्या देखा, जो राजा हुआ करता था या वहां पर राजा के उपयुक्त कोई भी माना जाए तो उसका किला अलग हुआ करता था, वो दुर्ग के बीच में हुआ करता था, दुर्ग से उसका रास्ता होकर के जाया करता था, लेकिन उससे आगे चल करके वहां पर आम जनता रहती थी। ठीक वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर ये धर्म की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ विकसित नगर निर्माण योजना था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर और एक उससे निम्न स्तर का शहर था। ठीक है, ये गलत स्लाइड भी आ चुके हैं यहाँ पर, और कुछ इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। हाँ, वो गलत स्लाइड था आपका। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की मुख्यता नहीं थी यहाँ पर। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनकी पूजा की जाती थी, कर्मकांडों की मुख्यता यहाँ पर प्रमुखता यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पे कर्मकांड कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पर जो होता था प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति को यहाँ श्रेष्ठ समझा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद काल धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्या, यहाँ पर निरति, यातुधान, परी आदि के रूप में अपकरी शक्तियों अर्थात राक्षसों, पिशाचर एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होता था और ना ही यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जाता था। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे। तो यहाँ पर देखेगा मंत्रोच्चारण किया जाता था, कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में आपके नहीं होते थे। तो यहाँ पर आप देखेगा ये कब का समय है, ये उत्तर वैदिक काल का समय है। यहाँ पर जो है कर्मकांड जैसी पाखंडवादी बातें नहीं हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पर क्या था, पूर्णतः यहाँ पर प्रकृति को समर्पित था। आगे चलकर देखते हैं। अब देखा उत्तर वैदिक काल है आपका। अब तक हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के बारे में, अब ये यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल होगा आपका 1000 ईसा से लेकर के और 600 ईसा पूर्व की बात आप करते हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदी का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। भारत, त्रिशु और तुर्वस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कौशल, विदेह, मगध और आपका अंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह विकास आपका होने लगा था, जहां पर आप देखें काशी है, कौशल है, विदेह है आपका, और मगध है और आपका अंग है। ये आपका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बात करता है। और उसी समय में आपको महाजनपद का यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जब यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहां से आपको विस्तार होना शुरू हो जाएगा, आप उसमें भी पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख यहाँ पर 3 बार मिलता है। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है वो क्या है, यहाँ पर सरस्वती है। जो सरस्वती आप देखते हैं भारत के उत्तरी भाग में स्थित है आपका, ठीक है। जबकि इसके बाद में क्या है, यहाँ पर गंगा और यमुना का यहाँ पर जो है 3 बार उल्लेख है आपका, और गंगा का केवल यहाँ पर 1 बार उल्लेख मिलता है। यानी कि आर्य जो आए हैं वो गंगा से कभी आगे नहीं जा सके हैं और गंगा के बारे में ज्यादा से ज्यादा वो नहीं बता सके, क्योंकि वहां पर उस समय में उन्होंने सरस्वती को यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है आपका। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे थे, ठीक है। यहाँ पर जो है व्यवसाय के आधार पर नहीं बल्कि यहाँ पर जन्म के आधार पर जाति दी जाने लगी थी। तो ये आपको मिलता है आपका उत्तर वैदिक काल से। वैदिक साहित्य, अब देखिएगा जिस तरह से आपने ब्राह्मण साहित्य पढ़ा, जैन साहित्य पढ़ा है और बौद्ध साहित्य पढ़ा, उसी के तरह आप यहाँ पर वैदिक साहित्य को भी देखते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, अरणायक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। अब देखिएगा ये जो आपका है ब्राह्मण है, अरणायक है, उपनिषद है, वेदांग है, ये जो आपका वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेदों की संख्या यहाँ पर 4 है। 4 में कौन सा आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद आपका ये संगीत को समर्पित है, यजुर्वेद आपका यहाँ पर गद्य, पद और कर्मकांड के लिए जाना जाता है, और अर्थवेद ये आपका जादू टोना, वशीकरण, प्रेम प्रसंग आदि के यहाँ पर आकर के बात करता है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है आपका। वेदों को अब यहाँ पर अप्रोच्य कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है आपका। आगे बढ़ेंगे, यहां पर है आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 में के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं 10वीं मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें आपका कितने हैं, यहाँ पर 1028 सूक्त हैं और यहाँ पर 10,462 रचनाएं हैं। इसके बाद में इसकी भाषा आपका पदात्मक है आपका। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, यहाँ पर 33 प्रकार के देवी देवता आपको मिलते हैं, जबकि यहाँ पर प्रकार से मतलब है, एक मैं बात आपको बता देता हूं। यहाँ पर है कोटि और कोटि। कोटि से मतलब होता है करोड़, जबकि यहां पर आपका प्रकार से है, ठीक है। तो यहां पर 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवता हैं। लोगों ने यहां पर इस शब्द का अनर्थ करने के बाद में भ्रांति फैलाई कि भारत में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवता हैं, तो यहां से ये 33 करोड़ बनते हैं आपका। जबकि यहां पर ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है, जो दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर देवताओं की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, वह ऋग्वेद सर्वप्रथम प्राप्त होता है। और यह भी जो आपका सर्वप्रथम प्राप्त होता है, यह 3रे मंडल में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपको यह मिलता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अस्तोमा सगदम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है आपका लोपमुद्रा है, आपका घोषा है, शाची है, प्लोमी है एवं काछरवर्ती आदि रखा गया है यहाँ पर। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके पुरोहित के नाम होत्री है आपका, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, यजुर्वेद है आपका। यहाँ पर यजु का अर्थ होता है यज्ञ से। यहाँ पर यजु का मतलब आपका अर्थ से होता है, ठीक है। ये लीजिएगा, यजु का अर्थ होता है यज्ञ से। इसमें धनुर्विधा का उल्लेख मिलता है, यानी कि इस हीट निकलती है, खड़ा होकर देखें पता चल जाएगा, है ना। उसे चला दे, हाथ लगा देखिए नीचे। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, इससे धनुर्विधा का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता को अध्रुवीय कहते हैं।
यजुर्वेद वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञों के समय स्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ये जो आपका यजुर्वेद है ये आपका कर्मकांड के लिए जाना जाता है और यहाँ पर किस तरह से कर्मकांड किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद की भाषा यहाँ पर माधात्मक एवं गधात्मक दोनों है आपका। पदात्मक है आपका पद और गद, यानी कि यहाँ पर गाकर भी है आपका और यहाँ पर लिखकर, यानी कि जैसे आपने आर्टिकल, निबंध, आपने लेख सुना होगा है ना, ये आपका जो है गद में रखा जाता है, जबकि जिससे गाया जा सके वह आपका पद में रखा जाता है। यजुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गद व पद दोनों में आपका लिखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कीर्षण यजुर्वेद तथा शूल यजुर्वेद है आपका। कीर्षण यजुर्वेद की रचना शाखाएं में त्रयाणी संहिता, कांठक संहिता, कपिनथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, मध्यान्ह तथा कण्व संहिता। यह 40 अध्यायों में विभाजित हैं। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे दो राज्य के समारोह का उल्लेख मिलता है। अब ये जो राजसूय यज्ञ होता है ये एक ऐसा यज्ञ था जिस तरह से मतलब जब राजा अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता था और वह कहता था कि मेरे से बड़ा आस पास में कोई राजा नहीं है, तो वह इस तरह के यज्ञ क्या करता था और वह ये इससे अपनी जो है शक्ति का प्रदर्शन क्या करता था। अगर इसको कोई बाधक करता था तो उससे फिर युद्ध किया जाता था। इसी तरह का अश्वमेध यज्ञ भी हुए हैं। अब ये है आपका सामवेद है। अब यहां पर बात करते हैं आपका सामवेद की। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित है आपका। 75 ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी यहाँ पर जितने भी लिए गए हैं वो आपका कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से उठाया गया है या उनसे कॉपी किया गया है या लिया गया है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है आपका, कोथुम, यहाँ पर राणायनीय और जेमनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, यानी कि यहाँ पर प्रथम संगीतात्मक का जो गौरव प्राप्त है, इसे यह कहा जा सकता है कि जो आपका सामवेद है यह भारतीय संगीत का जनक है। यह क्या है आपका, भारतीय संगीत का जनक है, या यूं कहिएगा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की आप बात करेंगे, ब्राह्मणों के द्वारा लिखित यहाँ पर बात करेंगे तो देखेगा वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्मा कहा गया, वहीं ब्रह्मा के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया। यहाँ पर पुरातन ब्राह्मणों में ऐतरेय, शतपथ, पंचबीज, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र संहिता ब्राह्मण ग्रंथों के उपदेश आदित्य से प्राप्ति किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण में उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलता है आपका। प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी रचनाओं ही पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ अरणायों और सन्यासी उपनिषदों का गृहस्थ धर्म का माननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है आपका। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबासार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं आपके, और ऐतरेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है आपका। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कर्मकांड और आपका कर्मकांडी कांड है आपका, और 468 ब्राह्मण है आपका। गांधार, शूल, केकय्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदय आदि स्थलों का भी उल्लेख होता है। हेस्तपथ ब्राह्मण गोपथ है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरनायक की बात यहां पर करेंगे। अब देखिए, अरनायक का मतलब होता है जंगल, यानी कि अर्ण माने होता है जंगल, और अरनायक का मतलब है जिनका जो है सृजन कहां पर किया गया, जंगल में बैठ करके किया गया। पढ़ते हैं इसके बारे में। अरनायक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। इसी कारण अरनायक नामकरण किया गया। इसका मुख्य प्रतिपाद विषय रहस्यवाद,
प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है आपका। वर्तमान में 7 अरणायक उपलब्ध हैं आपके। सामवेद और अर्थवेद का कोई अरणायक स्पष्ट और विभिन्न रूपों में उपलब्ध आपका नहीं है। यानी कि जो लोगों ने घरस्थ जीवन त्याग करके वानप्रस्थ को चले गए और वहां जाकर के जो उन्होंने लिखा उसे अरणायक कहा गया। ठीक है, अब है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या है आपकी यहां पर 108 है। ठीक है, और ये क्या है, ये लघु रूप है आपका वेदों का। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। यहां पर मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। सत्यमेव जयते यहां पर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका जो ये आपने देखा होगा अशोक चक्र पे जो लिखा हुआ है, या आपने करेंसी पर जो लिखा देखा होगा सत्यमेव जयते, यह आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद आपका 108 में से ही एक है। मैत्रेयणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख भी आपको मिलता है। आगे बढ़ेंगे यहां पर, अब बात करेंगे यहां पर आपका वेदांगों की बात करेंगे। देखिएगा वेदांगों की संख्या यहां पर आपकी 6 है। मैंने आपको बताया था जो ये आपका वेदांग है, इनका कार्य क्या है, जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं यानी कि वेद हैं आपके, उपनिषद हैं या पुराण हैं, इन सभी को पढ़ने में सरल बनाने के लिए जो कार्य करता है वो आपका वेदांग करते हैं। वेदांगों को क्या कहा गया है, वेदों की जो है आपका ग्रामर कहा गया है। तो देखिएगा यहां पर देखते हैं, शिक्षा स्तर ज्ञान है आपका। शिक्षा को क्या कहेंगे, स्वर ज्ञान की बात करता है। कल्प धार्मिक रीति एवं पद्धति की बात करता है। निरुक्त आपका शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र की बात करता है। व्याकरण आपका व्याकरण की बात करता है। छंद छंद शास्त्र की बात करता है। ज्योतिष आपका खगोल विज्ञान की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर ये 6 है और 6 का स्पष्ट आपको यहां पर जानकारियां मिल जाती हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक स्थिति कैसी यहां पर रही है। अब यहां पर उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी रही है यह देखना होगा। ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। देखिए अगर वैदिक काल के जो लोग थे ये आर्य थे, और आर्य जो लोग हैं आपके कहां से आए, मध्य एशिया से आए हैं। और इनका उद्देश्य यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर आया करते थे अपने पशुओं को लेकर के और उन्हें चराने आया करते थे। ठीक है, जब पशुओं को चराने आया करते तो धीरे धीरे अपना इन्होंने यहीं पर रहना सहना कर लिया और ये कबीलों के रूप में यहाँ पर बसने शुरू हो गए। ठीक है, वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। आगे बढ़ेंगे, राजा युद्ध को नेतृत्व करता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया गया भाग से उसका खर्चा चलता था। सभा समिति तथा विद नामक प्रशासनिक संस्थाएं थी। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मैंने आपको बताया था अर्थवेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदित में स्त्री एवं पुरुष दोनों शामिल होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विधि में होते थे। आगे बढ़ेंगे यहां पर। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी एवं विध सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विध का 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन वारात गण एवं सरद नामक कबीलाई संगठन करते थे। शतपथ ब्राह्मणों के अनुसार अभिषेक होने पर राजा मुह बन जाता था। राजस्यु यह करने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेयी करने वाले की उपाधि सम्राट होती थी। स्पर्श गुप्तचरों को और पुरुष द्रुपति को कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्नी करते थे। चारगाह के प्रधान को यहाँ पर बृहस्पति एवं लड़ाकू दलों के प्रधान को यहाँ पर ग्रामणी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है आपका सामाजिक स्थिति यहाँ पर कैसी रही है, यानी कि उस समय का जो समाज है वो कैसा रहा है और उसकी स्थिति कैसी यहाँ पर रही है। वेदों के यहाँ पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। व्यवस्था क्रम आधारित थी। 10वें मंडल को परवर्ती काल माना जाता है। समाज प्रतिसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार
प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुलूप कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम और कई ग्राम मिलकर के विश्व और कई विश्व मिलकर के जन व कई जन मिलकर के जनपद बनते थे। अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज्यादा महत्व था, यानी कि कोई वहां पर अतिथि आता था तो उसका आवभाव बहुत अच्छे से किया जाता था। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और वर्ग यहाँ पर पणियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी जो भी नियम का माध्यम थी। सारथी और बढ़ाई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। शिक्षा एवं वर्ग चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। आपका आगे बढ़ेंगे। वस्त्राभूषण स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्रिय थे, यानी कि उस समय की जो स्त्री आप देखते हैं, आपने कई बार सीरियल देखे होंगे, रामायण देखा हो, महाभारत देखा हो, उसमें जैसे आज का जो पुरुष है, जैसे ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, जींस डालेंगे या लोवर पहनेंगे, लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे, कानों में कुंडल वालियां पहनते थे और बहुत सारी चीजें यानी कि आभूषणों का प्रयोग करते थे। महिला और पुरुष उस समय में दोनों ही आकर के क्या करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे वहां पर। ठीक है। जो अनाज तथा शाकाहार का प्रचलन था, सोमरस का प्रचलन था, यानी कि वह लोग जो का सेवन करते थे, शाकाहारी लोग हुआ करते थे। सोमरस यानी के मदिरा का भी प्रयोग क्या करते थे, जो अच्छे फलों से मिलकर के बनता था। अब यहां पर मनोरंजन की बात अगर यहां पर करें तो नृत्य, संगीत, पासा, घोड़ा दौड़, मल्लयुद्ध, स्वीकार आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। यहाँ पर आपला, घोष, मैत्री, विश्वारा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वेद में अपना अनार्यों, मूर्खिया, दस्युओं को विधवाएं, अव्रत बताया गया है। स्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख आपको यहां पर मिलता है। हिला दिया। चलिए, इसी के साथ आपकी ये क्लास होती है खत्म। मिलते हैं आपसे कल आपकी अगली क्लास में। ये क्लास आपकी कैसी रही है आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये आपकी पिक्चर रुक गई है, मैं माफी चाहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद। तो नहीं हिला